सूरज की पहली किरण के साथ ही शुरू हो जाता है रमेश के घर में संघर्ष का सिलसिला। गांव के बाजार के पास एक छोटे से कच्चे मकान में रहता है रमेश का परिवार। फूस की छत से रिसती बारिश और मिट्टी की दीवारों पर उभरी दरारें जैसे परिवार की पीड़ा को बयां कर रही हों। आह, अरे सुमन, ये क्या है? धुआं ही धुआं। सांस लेना मुश्किल हो रहा है। रात भर खांसी से नींद नहीं आई और सुबह उठते ही फिर वही हाल। हम्म, क्या करूं रमेश जी। बारिश में भीगी लकड़ियां हैं। बाजार से सूखी लकड़ी लाने के पैसे कहाँ। कल रात का बचा आटा खत्म हो रहा है। विकास के लिए 2 रोटी बनानी है और वो भी आज इंटरव्यू पर जा रहा है। माँ, मेरी सफेद शर्ट पर काला धब्बा पड़ गया। इंटरव्यू में क्या सोचेंगे लोग? 3 जगह से रिजेक्शन मिलने के बाद ये आखिरी उम्मीद है। बेटा क्या करूं? सुबह से धुएं में आंखें जल रही हैं। धब्बा नहीं दिखा। इसी धुएं ने तो मेरी सेहत खराब कर दी। दवाई के पैसे नहीं, खाने के लाले पड़े हैं। और अब बहू भी आने वाली है घर में। कैसे चलेगा ये सब? रमेश के घर की यही कहानी थी। धुआं, खांसी और पैसों का अभाव। विकास की शादी के लिए चारों तरफ से कर्ज लिया था। छोटी सी जमीन का टुकड़ा भी गिरवी रखा था। एक तरफ गरीबी की मार, दूसरी तरफ समाज का दबाव। शादी के बाद विकास अपनी दुल्हन प्रिया को लेकर गांव आता है, जहां सारे गांव वाले उसका स्वागत करने और बहू को देखने आए थे। प्रिया शिक्षित और समझदार थी। अरे देखो तो गरीब की बहू क्या लाई है दहेज में अपने मायके से। सिर्फ एक गैस का चूल्हा, इतना ही। माँ जी, मेरे घर वालों ने मुझे बड़े प्यार से दिया है। लेकिन बेटी, गैस तो महंगी पड़ती है। हम सिलेंडर भरवाने के पैसे कहाँ से लाएंगे? माँ जी, सरकार की एक योजना के तहत है। अरे आने वाले त्योहार पर हर घर एक सिलेंडर मुफ्त मिलता है। हम उसका फायदा उठाएंगे और भविष्य की योजना बनाएंगे। आप चिंता मत कीजिए। प्रिया के मायके से आए हुए गैस चूल्हे से अब खाना बनने लगा। धुआं खत्म हो गया। घर की दीवारें भी अब काली पड़नी बंद हो गई थी। आज पहली बार मैंने खांसे बिना आराम से सांस ली है। हाँ, घर में धुआं खत्म हो गया है, लेकिन मुझे चिंता है कि सिलेंडर खत्म होगा तो क्या करेंगे? माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। प्रिया, गैस का सिलेंडर तो मिल जाएगा, पर आगे का क्या? हर महीने नया सिलेंडर कैसे लाएंगे? हमारा घर बाजार के पास है, मैं यहीं से कुछ शुरू कर सकती हूँ। प्रिया ने अपने घर के बाहर, जो बाजार के करीब था, एक छोटा सा स्टॉल लगाया और खाना बनाना शुरू कर दिया। वाह, क्या स्वाद है! अरे रमेश की बहू के हाथ में तो जादू है। धुएं वाले चूल्हे पर ऐसा खाना कभी नहीं बन सकता। हाँ। गैस से बना खाना स्वादिष्ट और साफ होता है। सरकार की योजना के तहत आप भी एक फ्री सिलेंडर पा सकते हैं। लोग अब प्रिया के स्टॉल पर आने लगे, न सिर्फ खाना खाने बल्कि उससे सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी लेने के लिए भी। अब पूरे गांव में प्रिया दहेज में जो गैस का चूल्हा लाई थी, उसकी चर्चा दूर दूर तक फैल गई। क्या? रमेश की बहू? अरे गांव में भट्टी खोल दी, हाँ? गरीब का दिमाग चल गया है। सेठ जी, आप एक बार मेरा खाना चख कर देखिए, फिर कहिएगा। सेठ ने जैसे ही खाना चखा, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने देखा कि लोग प्रिया के स्टॉल पर भीड़ लगा रहे हैं। इसमें तो पैसा है, बड़ा पैसा। शाम को प्रिया पैसे लेकर घर लौटी। परिवार हैरान था। पिताजी, ये रहा आज का कमाया हुआ पैसा। मैं इसे बचा रही हूँ अगले सिलेंडर के लिए। और देखिए, मैंने अलग से घर का राशन भी ले लिया। इतने सारे पैसे? अरे ये तो मेरे 1 महीने की कमाई से भी ज्यादा है। ये तो सिर्फ शुरुआत है पिताजी। मैंने अपने कुछ पैसे बचा कर रखे हैं। जब सरकारी योजना से फ्री सिलेंडर मिलेगा, तब हम इन बचे पैसों से अपना काम और बढ़ाएंगे। प्रिया का छोटा सा स्टॉल अब एक अच्छे रेस्टोरेंट में बदल गया था। उसने स्थानीय महिलाओं को भी काम पर रख लिया। प्रिया बेटी, मुझे तुम्हारे साथ एक प्रस्ताव करना है। आओ मिलकर व्यापार करें। मैं पूंजी लगाऊंगा, तुम अपना हुनर। सेठ जी, मगर मेरी एक शर्त है। आप गांव के हर घर में गैस कनेक्शन लगवाएंगे, वो भी सरकारी योजना के तहत। ठीक है प्रिया, तुम्हारी शर्त मंजूर है। कुछ साल बाद रमेश के कच्चे मकान की जगह अब एक अच्छा पक्का मकान था।
विकास अब बेरोजगार नहीं था, बल्कि प्रिया के साथ ही काम में जुड़ गया। बहू, तुमने और तुम्हारे इस गैस चूल्हे ने तो हमारी पूरी किस्मत ही बदल दी। आह, हाँ, अब न धुआं है न खांसी। तुम्हारा शुक्रिया बहू। माँ जी, गैस का चूल्हा सिर्फ एक चूल्हा नहीं था, वो एक सोच थी, एक बदलाव था। हमें ना बस एक मौके की जरूरत थी और सरकारी योजना के चलते हमारी राह और आसान हो गई। और इस तरह एक छोटे से गैस चूल्हा और एक समझदार बहू ने न सिर्फ एक परिवार का भाग्य बदला, बल्कि पूरे परिवार को एक नई सोच दी। प्रिया ने साबित कर दिया कि सोच और समझ से छोटी चीजें भी बड़ा बदलाव ला सकती हैं। कहते हैं ना कि बेटे घर के चिराग होते हैं, लेकिन क्या होता है जब ये चिराग ही अंधेरा कर दें? यह है सुमित्रा देवी की कहानी। एक ऐसी माँ जिसने अपना सब कुछ अपने बच्चों पर न्यौछावर कर दिया। पता नहीं आज राजेश आएगा कि नहीं। कल कहा था आऊंगा माँ, लेकिन नमस्ते मम्मी। अरे अंजलि बेटी, आजा आजा। रोहन कैसा है मेरा राजा? नानी, मैं ठीक हूँ। आपको देखने का बहुत मन कर रहा था। अंजलि की आंखों में अपनी माँ के लिए प्रेम था, लेकिन चेहरे पर चिंता की लकीरें भी थीं। वो जानती थी कि उसके भाई अपनी माँ को भूल गए हैं। मम्मी, राजेश भैया और संजय भैया कब आए थे आखिरी बार? 2 महीने हो गए बेटी। राजेश को फोन करती हूँ तो कहता है बिजनेस, संजय कहता है प्रोजेक्ट चल रहा है। ये सुनकर अंजलि का दिल टूट गया। जिस माँ ने अपने बेटों के लिए दिन रात एक किया था, आज वही बेटे उसे अकेला छोड़ गए थे। हेलो। भैया, मैं अंजलि बोल रही हूँ। हाँ बोल, क्या बात है? मैं मीटिंग में हूँ। भैया, मम्मी को देखने कब आओगे आप? वो बहुत परेशान हैं। देख अंजलि, मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी ही आता हूँ। लेकिन भैया वो अकेली हैं। तो क्या करूँ? तू ही संभाल लेना, मुझे काम करने दे। राजेश को ये नहीं पता था कि पैसा कमाते कमाते वो अपनी माँ को खो रहा है। उसकी आंखों पर लालच का पर्दा इतना मोटा था कि माँ का प्यार दिखाई ही नहीं दे रहा था। संजय भैया। अरे अंजलि, आजा, क्या बात है? भैया, मम्मी के बारे में बात करनी है। क्या हुआ मम्मी को? भैया वो अकेली है, आप दोनों भाई कभी मिलने नहीं जाते। अरे यार, वो तो प्रेजेंट डेडलाइन है ना, बाद में चला जाऊंगा। भैया, बाद में कब तक? मम्मी का दिल टूट रहा है। देख अंजलि, हम सबकी अपनी जिंदगी है, मम्मी को समझना चाहिए। तू क्यों इतनी परेशान होती है? संजय भी अपने काम में इतना खो गया था कि उसे अपनी माँ की तकलीफ दिखाई ही नहीं दे रही थी। दोनों बेटे अपनी अपनी दुनिया में मस्त थे। ममता की मूर्ति सुमित्रा का शरीर जवाब देने लगा था। दुख और अकेलेपन ने उन्हें तोड़ दिया था। अचानक सुमित्रा को चक्कर आता है, वो गिर जाती है। मैडम, आपकी मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, हार्ट अटैक आया है, तनाव और अकेलेपन की वजह से। डॉक्टर साहब, वो ठीक तो हो जाएंगे ना? जल्दी ऑपरेशन करना होगा और बहुत केयर की जरूरत होगी। भैया, मम्मी अस्पताल में है, हार्ट अटैक आया है। क्या? अभी आता हूँ। अब जाकर राजेश की आंखें खुली, लेकिन क्या अब भी वक्त था? अंजलि, मम्मी कैसी हैं? अब याद आई है मम्मी, जब मैंने कहा था तब क्यों नहीं सुनी? यार, हमें नहीं पता था कि। नहीं पता था या जानना ही नहीं चाहते थे? ऑपरेशन सक्सेसफुल है, लेकिन मरीज को बहुत केयर चाहिए। घर ले जा सकते हैं, लेकिन 24 घंटे निगरानी। अब सवाल ये था कि सुमित्रा देवी की देखभाल कौन करेगा। बेटे अपनी व्यस्त जिंदगी में वापस जाना चाहते थे। सुनो, मम्मी जी को यहाँ लेकर आने की जरूरत नहीं है, अंजलि संभाल लेगी। लेकिन प्रिया। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है बुजुर्गों की सेवा करने का। बच्चों को भी डिस्टर्ब होगा। ठीक है, अंजलि को बोल देता हूँ। पत्नी के दबाव में आके दोनों भाइयों ने अपनी माँ की जिम्मेदारी से पीछा छुड़ाने का फैसला कर लिया। मम्मी, अब आप मेरे ही साथ रहेंगी। बेटे, 6 महीने बीत गए थे। अंजलि दिन रात अपनी माँ की सेवा कर रही थी। स्कूल की नौकरी भी छोड़नी पड़ी थी, लेकिन दोनों बेटे अभी भी अपनी दुनिया में मस्त थे। अंजलि बेटी, मेरा टाइम आ गया है। नहीं मम्मी, ऐसा मत कहिए। तेरे जैसी बेटी हर माँ को मिले मेरी बच्ची। हो सके तो तेरे भाइयों को माफ कर देना। मम्मी, आप ठीक हो जाओगी मम्मी। सुमित्रा देवी ने अपनी बेटी की गोद में आखिरी सांस ली। जिन बेटों के सपने देखकर वो जिंदगी भर जीती रही, वो उनकी अंतिम यात्रा में भी शामिल नहीं हुए। समाज के सामने दोनों बेटों की कलई खुल गई थी।
माँ के अंतिम संस्कार का अधिकार भी उन्होंने खो दिया था। दोनों भाइयों के पास कोर्ट की तरफ से नोटिस आता है जिसमें उसकी मम्मी के नाम पर एक वसीयत होती है, जहां सुमित्रा देवी ने अपनी पूरी संपत्ति अंजलि के नाम कर दी होती है। ये गलत है, हम कोर्ट जाएंगे। आप जा सकते हैं, लेकिन वसीयत बिल्कुल कानूनी है। और एक बात, घर के पेपर्स में भी अंजलि का नाम है। सुमित्रा जी ने 6 महीने पहले ही ट्रांसफर करवा लिया था और एक पत्र आप लोगों के लिए छोड़ गई हैं। मेरे प्यारे बेटो, ये जो अंजलि तुम्हारी बहन लगती है वो दरअसल तुम्हारी सगी बहन नहीं है। अंजलि को मैंने 10 साल की उम्र में गोद लिया था, फिर भी उसने मुझसे इतना प्यार किया जितना तुम सगे बेटों ने नहीं किया। मुझे संपत्ति नहीं चाहिए भैया, मम्मी को आप दोनों का प्यार और साथ चाहिए था जो आप नहीं दे सके। यार, हमने कितनी बड़ी गलती की है। भाई, अब कुछ नहीं हो सकता, अंजलि सही कह रही है। ये था कर्म का न्याय। सुमित्रा देवी ने अपनी जिंदगी में ही ये फैसला कर लिया था कि उनकी मेहनत की कमाई का हकदार कौन है। वही अंजलि ने साबित कर दिया कि बेटी भी बेटे से कम नहीं होती। छोटे से गांव पीपलपुरा में एक खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। गुरु मनमोहन दास जी अपने सत्संग के लिए गांव आ रहे हैं। गांव के मुखिया रामलाल के घर पर विशेष पंडाल लगाया गया है। सभी ग्रामवासी इस आयोजन के लिए तैयारियों में जुटे हैं। मोहन, जो शहर से पढ़कर गांव लौटा है, इस सारे आयोजन को बड़ी अजीब नजरों से देख रहा है। क्या जरूरत है इतना पैसा फूकने की? गांव में पीने का पानी तक नहीं है ठीक से, और यहाँ लाखों का पंडाल बन रहा है। तुम्हारी समझ में नहीं आएगा मोहन। गुरुजी के आशीर्वाद से ही तो हमारे गांव में बरसात अच्छी होती है। पिछले साल भी जब सूखा पड़ने वाला था, तुम्हें याद नहीं है? उनके आने के बाद ही बारिश हुई थी। हाँ हाँ, और सूरज भी उनके कहने पर ही निकलता है ना? इसी समय रामलाल अपने सहायक दीनानाथ के साथ वहां पहुंचते हैं। मोहन बेटा, तुम शहर से पढ़कर आए हो, तुम्हारी मदद चाहिए हमें। गुरुजी का स्वागत ऐसा होना चाहिए कि पूरे जिले में चर्चा हो जाए। हाँ मुखिया जी, मैं सोच रहा था कि इतना पैसा अगर गांव के विकास पर लगाया जाए तो। अरे मोहन, ये सब तुम्हारी समझ से परे है। गुरुजी के आशीर्वाद का मोल नहीं होता। पिछली बार उनके आने के बाद ही तो रामलाल जी के खेतों में दोगुनी फसल हुई थी। मोहन चुप हो जाता है, लेकिन उसके मन में कई सवाल उठ रहे हैं। अगले दिन सुबह धूमधाम से गुरुजी का आगमन होता है। हजारों ग्रामीण उनका स्वागत करने के लिए जमा हो जाते हैं। ओम शांति। मेरे प्यारे भक्तों, आप सभी का कल्याण हो। गुरुजी, आपके चरणों में हमारा गांव धन्य हो गया। आपके आशीर्वाद से ही हमारा गांव फल फूल रहा है। बेटा रामलाल, तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारा उद्धार करेगी। आज से 3 दिन तक हम यहाँ सत्संग करेंगे और ग्रामवासियों के दुख दर्द दूर करेंगे। मोहन दूर खड़ा ये सब देख रहा है। वो गुरुजी की हर गतिविधि पर नजर रख रहा है। सत्संग में गुरुजी अद्भुत प्रवचन देते हैं। लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते हैं। कुछ लोग तो रोने लगते हैं। दूसरे दिन गुरुजी अपने दिव्य दृष्टि का प्रदर्शन करते हैं। मुझे दिख रहा है कि इस गांव में एक बूढ़ी माता है जिसका नाम शकुंतला है। क्या यहाँ कोई शकुंतला माता है? हाँ गुरुजी, हाँ मैं हूँ शकुंतला। बेटी, तुम्हारे घुटनों में बहुत दर्द रहता है और तुम्हारा बेटा तुम्हें छोड़कर शहर चला गया है ना? हे भगवान, गुरुजी, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। आप तो साक्षात भगवान हैं। भीड़ में हलचल मच जाती है। सभी गुरुजी की दिव्य शक्तियों के कायल हो जाते हैं। लेकिन मोहन को कुछ गड़बड़ लगता है। वो चुपके से गुरुजी के डेरे के आसपास चक्कर लगाने लगता है। तीसरे दिन सत्संग का समापन का दिन आ गया। मेरे भक्तों, आज हमारे सत्संग का अंतिम दिन है। आज हम एक विशेष यज्ञ करेंगे जिससे इस गांव पर देवताओं की कृपा बरसेगी। इसके लिए सभी ग्रामवासियों से दान की अपेक्षा है। गुरुजी के यज्ञ के लिए मैं 1 लाख रुपए दान करता हूं। मैं 50,000 देता हूं गुरुजी। एक एक करके सभी लोग अपनी क्षमता अनुसार दान देने लगते हैं। गुरुजी के सामने रुपयों का ढेर लग जाता है।
तभी मोहन भीड़ को चीरता हुआ आगे आता है। रुकिए, ये सब धोखा है। मोहन, ये क्या बदतमीजी है गुरुजी के सामने। मुखिया जी, ये गुरुजी नहीं, धोखेबाज हैं। मैंने इनके डेरे के पीछे छिपकर देखा है। ये हर रात फोन पर किसी से बात करके गांव के लोगों की जानकारी इकट्ठा करते हैं। झूठ, ये लड़का झूठ बोल रहा है। इसे शैतान ने पकड़ लिया है। मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है। हाँ भाई, कल उस बूढ़ी शकुंतला का नाम बताना जिसका बेटा शहर गया है। लोगों को लगेगा मेरी दिव्य दृष्टि है। पूरे पंडाल में सन्नाटा छा जाता है। गुरुजी का चेहरा पीला पड़ जाता है। और भैया, इन्होंने जो पिछली बार आशीर्वाद दिया था, उसके बाद अच्छी बारिश हुई थी, क्योंकि मौसम विभाग ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। इन्होंने तो बस उसका फायदा उठाया। क्या ये सच है गुरुजी? ये सब झूठा है। रामलाल बेवकूफ है। उसके घाव से लाखों निकाल लूंगा इस बार। गुरुजी का सारा ढोंग उजागर हो जाता है। रामलाल और गांव वाले आक्रोशित होकर गुरुजी की ओर बढ़ते हैं। गुरुजी भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोग उन्हें पकड़ लेते हैं। धोखेबाज, हमारी भावनाओं से खेला तुमने। पुलिस को सौंपो इसे। हम जैसे गरीब अनपढ़ लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया तुमने। गुरुजी को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। पूछताछ में पता चलता है कि वो एक गिरोह का हिस्सा है, जो देश भर में इसी तरह के धार्मिक ढोंग रचकर लोगों से पैसे ऐंठते हैं। देखिए, आस्था रखना अच्छी बात है, लेकिन अंधविश्वास में डूबकर अपनी मेहनत की कमाई लुटाना ठीक नहीं है। गांव के विकास के लिए हम सब मिलकर काम करें। तुम सही कहते हो मोहन। आज से हम गांव के विकास पर ध्यान देंगे। मैं जो 1 लाख दान देने वाला था, वो गांव के स्कूल के लिए दूंगा। समय बीतता है। पीपलपुरा में अब सत्संग की जगह साप्ताहिक सभाएं होती हैं, जहां गांव के विकास पर चर्चा होती है। मोहन के नेतृत्व में गांव में पानी की समस्या हल हो गई है। स्कूल का नवीनीकरण हुआ है और लोगों में जागरूकता बढ़ी है। सच्चा गुरु वो है जो हमें सोचना सिखाए, ना कि हमें अंधा अनुयायी बनने के लिए कहे। राजू एक मेहनती युवक है, जो अपनी बहन सुमन के साथ शहर के बाहरी इलाके में रहता है। उसके पिता की मृत्यु के बाद परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। वो हर दिन सुबह 4 बजे उठकर अपनी साइकिल पर बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े लेकर शहर की ओर निकल जाता है। आज जरूर अच्छी कमाई होगी। सुमन के कॉलेज की फीस भी भरनी है और घर का किराया भी देना है। राजू शहर के सबसे व्यस्त चौराहे पर पहुंचकर अपनी साइकिल से बर्फ के टुकड़े उतारता है और अपना छोटा सा ठेला तैयार करता है। वो अपनी विशेष सिरप की शीशियां निकालता है। ये रही मेरी खास सिरप, मास्टर जी के नुस्खे से बनाई हुई। राजू के ठेले पर हमेशा भीड़ लगी रहती है। उसकी चुस्की का स्वाद दूसरों से अलग है। तभी वहां एक लड़की अपने हाथ में कैमरा लिए पहुंचती है। हाय, मुझे ना एक काला खट्टा देना भैया। बिल्कुल, आप यहाँ पहली बार आई हैं? हाँ, मैं ना फूड ब्लॉगर हूँ। मेरे फॉलोअर्स ने बताया कि आपकी चुस्की शहर में सबसे अच्छी है, तो बस मैं एक्साइटेड थी। राजू बड़े ध्यान से बर्फ के टुकड़े को काट कर उस पर काला खट्टा सिरप डालता है। वाह, वाओ, ये तो वाकई टेस्टी है। क्या बताएंगे इस टेस्ट का राज क्या है? ये मेरे गुरु मास्टर जी का नुस्खा है। वो कहते हैं कि प्यार से बनाई गई हर चीज स्वादिष्ट होती है। क्या मैं आपके बारे में अपने ब्लॉग पर लिख सकती हूँ? अब मैं ना आपका एक वीडियो भी बनाऊंगी। राजू हैरान रह जाता है, पर अनीता उसका वीडियो बनाने लगती है। अगले ही दिन उसका वीडियो वायरल हो जाता है और लोग दूर दूर से राजू की चुस्की खाने आने लगते हैं। पास ही खड़ा हरीश, वो भी एक चुस्की विक्रेता है, और राजू की सफलता देखकर जलन उसके चेहरे पर साफ झलकती है। वो अपने नौकर मोनू को बुलाता है। राजू की वजह से मेरा व्यापार चौपट हो रहा है। उसकी चुस्की को चौपट करना होगा। मैं कुछ सोचता हूँ मालिक। अगले दिन जब राजू थोड़ी देर के लिए अपने ठेले से हटता है, मोनू चुपके से आकर राजू के सिरप में कुछ मिला देता है। उस दिन कई ग्राहक राजू की चुस्की खाने के बाद बीमार पड़ जाते हैं। अरे, अब मेरा पेट, ये चुस्की में कुछ गड़बड़ है।
अरे भाई मेरा पेट, ये चुस्की में कुछ तो गड़बड़ है भाई। अरे मुझे भी उल्टी जैसा लग रहा है। राजू हैरान और परेशान होता है। उसे समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे हुआ। तभी मोनू वहां पहुंचता है। अरे राजू भाई, लगता है आपकी सिरप खराब हो गई है, लोग बीमार पड़ रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो आज सुबह ही ताजा सिरप बनाया था। जल्द ही पूरे इलाके में खबर फैल जाती है कि राजू की चुस्की से लोग बीमार पड़ रहे हैं। उसके ग्राहक कम होने लगते हैं। देखा, अब पता चलेगा इसे कि व्यापार कैसे चलता है। परिस्थिति से निराश होकर राजू मास्टर जी के पास जाता है। मास्टर जी, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हुआ। मैंने तो हमेशा की तरह सावधानी से सिरप बनाया था। राजू, कभी कभी मुसीबतें हमारे जीवन में इसलिए आती हैं ताकि हम उनसे कुछ सीख सके। जांच करो, शायद किसी ने जानबूझकर ऐसा किया हो। इधर अनीता, जो राजू की एक सच्ची प्रशंसक बन चुकी है, उसके साथ खड़ी रहती है। राजू भैया, मैं आपको जानती हूँ, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं अपने फॉलोवर से बात करूंगी। अनीता अपने फॉलोवर से राजू के लिए समर्थन मांगती है। इस बीच एक बच्चा जो मोनू को राजू के सिरप में कुछ मिलाते हुए देख लेता है, वो राजू के पास आता है। राजू भैया, मैंने कल देखा था कि वो मोनू भैया ना आपके सिरप में कुछ डाल रहे थे। क्या तुमने ये देखा था? राजू तुरंत पुलिस के पास जाता है और अपनी कहानी बताता है। पुलिस मोनू को पकड़ लेती है, जो जल्द ही स्वीकार कर लेता है कि हरीश के कहने पर उसने सिरप में मिलावट की थी। हरीश और मोनू, तुम दोनों गिरफ्तार हो, दूसरों के व्यापार को नुकसान पहुंचाने और लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने के आरोप में। हरीश और मोनू को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अनीता अपने ब्लॉग पर पूरी कहानी पोस्ट करती है, जिससे लोग फिर से उसकी चुस्की खाने आने लगते हैं। सोशल मीडिया पर राजू की कहानी वायरल हो गई। लोग उसकी चुस्की के दीवाने हो गए। साथ ही उसकी चुस्की की डिमांड अब देश भर से आने लगी, जिसके चलते धीरे धीरे राजू ने अपनी एक छोटी सी यूनिट शुरू की और चुस्की के फ्लेवर को पैकेजिंग में बदलकर देश भर में भेजना शुरू किया, जहां राजू अब एक ठेले वाले से बन गया अपनी ब्रांड का मालिक। 6 महीने में अलग अलग सिटी में 100 से ज्यादा आउटलेट्स खुले। हर आउटलेट पर राजू ने कम से कम एक गरीब बच्चे को नौकरी दी। कुछ सालों में राजू करोड़पति बन गया, लेकिन उसने ठेला नहीं छोड़ा। वो आज भी अपने उसी ठेले पर चुस्की बेचता है। हाईवे के किनारे एक छोटा सा ढाबा है, जिसका मालिक रामू है। वो पिछले 15 सालों से इस ढाबे को चला रहा है। उसका एक बेटा प्रकाश है, जो इंजीनियर बनने का सपना देखता है। एक शाम भारी बारिश के बीच रामू अपने खाली ढाबे पर अकेला बैठा है। आज तो बारिश की वजह से कोई ग्राहक नहीं आया, लगता है आज का दिन खाली जाएगा। तभी बारिश में भीगता हुआ एक फौजी अपनी जीप से उतरकर ढाबे की ओर बढ़ता है। भाई साहब, क्या ढाबा खुला है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, आइए आइए, अंदर आइए। जी, लगता है आप फौज से हैं। हाँ भाई, छुट्टी पर जा रहा हूँ, घर पर पंजाब। जी सर, आपका स्वागत है। बताइए क्या खाएंगे? क्या खास है आपके यहाँ? सर, हमारी दाल मखनी और बटर रोटी बहुत मशहूर है, चाहे तो वही मंगवा लीजिए। मेजर सिंह खाना ऑर्डर कर देते हैं और ढाबे के अंदर बैठ जाते हैं। तभी रामू का बेटा प्रकाश स्कूल से लौटता है। वो भी बारिश में पूरी तरह भीग चुका है। अरे बेटा, जल्दी से कपड़े बदल लो, नहीं तो ठंड लग जाएगी। देखो, आज हमारे ढाबे पर विशेष मेहमान आए हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। वाह बेटा, तुम्हें कैसे पता मैं फौजी हूं? सर, आपकी वर्दी नहीं है, फिर भी आपकी चाल, आपका अंदाज सब बता रहा है मेरा सपना भी फौज में जाने का है। शाबाश, देश को ऐसे ही जज्बे वाले जवानों की जरूरत है। रामू अपने बेटे की इस बात पर थोड़ा उदास हो जाता है। मेजर सिंह ये देख लेते हैं। क्या हुआ भाई, आप उदास लग रहे हैं? नहीं सर, कुछ नहीं, बस प्रकाश पढ़ने में तेज है, इंजीनियर बन सकता है, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं कि उसे अच्छे कॉलेज में भेज सके। इसी बीच रामू का खाना तैयार हो जाता है और वो मेजर सिंह के सामने परोसता है। लीजिए सर, दाल मखनी और बटर रोटी, साथ में प्याज और अचार भी रख दिया है। वाह भाई साहब, क्या स्वाद है। इतना अच्छा खाना तो मैंने बड़े बड़े होटल्स में भी नहीं खाया। इसी बीच बाहर एक बड़ी गाड़ी रुकती है और रमेश अपने गुंडों के साथ अंदर आता है।
अरे रामू, तेरा किराया 3 महीने से नहीं मिला है, आज तो पैसा देकर ही रहेगा ना? अरे रमेश भाई, बस थोड़ा और वक्त दीजिए, आजकल ग्राहक कम आ रहे हैं, मैं जल्द ही सारा पैसा चुका दूंगा। अरे हर बार यही बहाना, या तो अभी 20,000 रुपए दे या फिर कल से ये ढाबा बंद कर दे। मेजर सिंह ये सब देख रहे होते हैं और खाना छोड़कर उठ खड़े होते हैं। क्या समस्या है भाई साहब? आप कौन? और ये हमारा निजी मामला है। हाँ, मैं मेजर गुरमीत सिंह, भारतीय सेना से। और जब किसी भारतीय नागरिक पर अत्याचार होता है तो वो निजी मामला नहीं रहता। अच्छा जी, तो आप फौजी हैं? वर्दी कहाँ है आपकी? अरे भाई, सबूत क्या है? मेजर सिंह अपना आईडी कार्ड निकाल कर दिखाते हैं। देखिए सर, ये मेरी जमीन है और ये 3 महीने से किराया नहीं दे रहा है। क्या ये सच है भाई? हाँ सर, पिछले कुछ महीनों से ग्राहक कम आ रहे हैं। प्रकाश की कॉलेज फीस का इंतजाम करने के चक्कर में किराया जमा नहीं कर पाया। कितना बकाया है इनका? 20,000 रुपए। ये लीजिए 20,000, और अगली बार से किराया वक्त पर लेना, धमकी देकर नहीं, समझे? रमेश और उसके साथी हैरान रह जाते हैं। वो पैसे लेकर चले जाते हैं। रामू मेजर सिंह के पैर छूने जाता है। अरे सर, आपने मेरी इतनी मदद की, मैं कैसे चुकाऊंगा ये कर्ज? अरे नहीं भाई, ये क्या कर रहे हो आप? उठो उठो, मैंने कुछ खास नहीं किया है, वही किया जो मुझे सही लगा इस समय। तभी प्रकाश आंखों में आंसू लिए मेजर से अपना सपना बताता है। सर, मैं भी इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ और फिर फौज में जाकर देश की सेवा करना चाहता हूँ। वाह, ये तो बहुत ही गर्व की बात है। मेजर सिंह कुछ सोचते हैं और फिर अपना फोन निकालकर किसी को कॉल करते हैं। हाँ विमल, सुन, मैं हाईवे पर एक ढाबे पर हूँ, तुझे एक जरूरी काम बताना है, जल्दी आ। थोड़ी देर बाद एक और फौजी विमल ढाबे पर आ जाता है। जय हिंद सर। जय हिंद। विमल, ये प्रकाश है, बहुत होनहार लड़का है, हमारे फौजी स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एकदम सही उम्मीदवार है। बिल्कुल सर, हमारे पास वीर सपूत छात्रवृत्ति योजना है जो मेधावी छात्रों को इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए सहायता देती है। रामू और प्रकाश दोनों हैरान रह जाते हैं। सर, क्या ऐसा संभव है? हाँ बिल्कुल, हमारी सेना सिर्फ सीमाओं की ही रक्षा नहीं करती बल्कि देश के भविष्य को भी सुरक्षित करती है। इसी बीच रामू की पत्नी लता भी आ जाती है और सारी बातें सुनकर भावुक हो जाती है। आप तो भगवान बनकर आए हैं हमारे लिए। अरे नहीं बहन जी, मैं तो बस अपना फर्ज निभा रहा हूं। अब मुझे निकलना चाहिए, घर पहुंचने में अभी काफी वक्त लगेगा। सर, आपके लेकिन 20,000 रुपए? अरे आराम से देते रहना, कोई जल्दी नहीं है। 6 महीने बाद प्रकाश को सेना की स्कॉलरशिप मिल जाती है और वो इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले लेता है। रामू का ढाबा भी अब फौजी का ढाबा के नाम से मशहूर हो जाता है, जहां हर रोज कई लोग खाना खाने आते हैं। एक दिन एक बड़ी मिलिट्री गाड़ी ढाबे के सामने रुकती है और मेजर सिंह के साथ कई सैनिक बाहर आते हैं। अरे मेजर साहब, आप? हाँ भाई रामू, इस बार अपने साथियों को तुम्हारा फेमस खाना खिलाने आया हूं। वैसे फौजी का ढाबा नाम बदला कब से? हाँ, सर, जब से आपने मेरी मदद की है तब से ढाबा फौजी भाइयों के नाम कर दिया और अब तो हमारे यहाँ फौजियों के लिए खाना हमेशा मुफ्त है। अरे यही तो हमारे देश की ताकत है। वैसे प्रकाश कैसा है? सर, वो कॉलेज में टॉप कर रहा है। उसने कहा है कि जैसे ही पढ़ाई पूरी होगी सेना में भर्ती होगा। मेजर सिंह और उनके साथी खाना खाते हैं और गांव के लोगों से बातें करते हैं। जाते वक्त मेजर सिंह रामू से कहते हैं, रामू भाई, ये जो हमने आपके यहाँ खाना खाया, ये सिर्फ खाना नहीं था, ये उस प्यार और सम्मान का प्रतीक है जो आम नागरिक अपने सैनिकों के लिए रखते हैं, और इसी प्यार के लिए हम अपनी जान देने को तैयार रहते हैं। सर, हम आपका कर्ज कभी नहीं चुका सकते। देशभक्ति कोई कर्ज नहीं है, फर्ज है रामू भाई, और इस फर्ज को निभाने में हम सब साथी हैं, चाहे वर्दी में या बिना वर्दी में। और इस तरह एक गरीब के ढाबे पर फौजी के आने से न सिर्फ एक परिवार की किस्मत बदल गई, बल्कि पूरे गांव को देशभक्ति और एकता का संदेश मिला। आज फौजी का ढाबा सिर्फ एक ढाबा नहीं, बल्कि फौज और आम नागरिकों के बीच प्यार और सम्मान का प्रतीक बन गया है, जहां हर कोई इस बात को महसूस करता है कि असली वीरता सिर्फ युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति किए गए छोटे छोटे फर्ज निभाने में भी होती है।